कूलम्ब्स लॉ में हमने सीखा कि अगर दो पॉइंट चार्जेज एक दूसरे के आसपास रखे गए हों तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, किस डायरेक्शन में लगाते हैं, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर दो पॉइंट चार्जेस से ज़्यादा पॉइंट चार्जेज आसपास में रखे गए हों और हमें किसी एक पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकालना हो, है ना, तो उसके लिए हमें सीखना होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आसपास में कई सारे पॉइंट चार्ज रखे गए हों, जैसे Q1 हो गया, एक हो गया Q2, Q3, Q4, Q5, है ना। मान लेते हैं कि हमें Q5 पर फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें इंडिविजुअली जितने भी पॉइंट चार्जेज हैं हर पॉइंट चार्ज के कारण से इस पर फोर्स निकालेंगे। जैसे Q2 के कारण से आएगा F2, Q1 के कारण से फोर्स जो है वो आ गया F1, Q3 के कारण से फोर्स आ गया F3, Q4 के कारण से फोर्स आ गया F4, है ना। तो जितने भी पॉइंट चार्जेज हैं उसके सराउंडिंग में हर पॉइंट चार्जेज के कारण से इस पर इंडिविजुअली फोर्स निकालेंगे और फिर उनका वेक्टर सम लेंगे, है ना। जैसे अगर मुझे इस Q5 पर जो है फोर्स निकालना हो, ये मैंने Q5 लिखा है, तो Q5 पर फोर्स निकालना हो तो ये सारे फोर्सेज को जो है ऐड कर देंगे और वो भी वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। यानी कि चार फोर्सेज लग रहे हैं, चारों को जो है रिजल्टेंट इनका निकालना पड़ेगा, ठीक है, वेक्टर सम लेना पड़ेगा, तब जाकर के इस पॉइंट चार्ज पर जो है नेट फोर्स निकाला जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक दो एग्जाम्पल से। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, इसमें कहा गया है कंसीडर 3 चार्जेज Q1, Q2 एंड Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side length L. What is the force on a charge Q placed at centroid of the triangle? तो क्वेश्चन में जो बताया गया है उसको मैं फिगर में यहाँ बताता हूँ। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q1, इसका एक्चुअल में वैल्यू है Q, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है Q2, इसका वैल्यू भी Q है, और तीसरा पॉइंट चार्ज है Q3, इसका वैल्यू भी Q है। इनके सेंट्रॉइड पर, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके सेंट्रॉइड पर एक पॉइंट चार्ज रखा है कैपिटल Q। हमें बताना है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो चार्ज है वो इस सेंट्रॉइड पर चार्ज जो है उसको रिपेल करेगा, ये फोर्स लगाएगा इधर F, ठीक। उसी तरह से ये वाला जो चार्ज है ये भी इस सेंट्रॉइड वाले चार्ज को रिपेल करेगा इधर। क्योंकि ये दोनों चार्ज इक्वल हैं, दोनों चार्ज का इस चार्ज से सेपरेशन जो है वो इक्वल ही आएगा, तो ये वाला फोर्स भी मैग्नीट्यूड में इक्वल आएगा। डायरेक्शन जो है अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। उसी तरह से ये जो चार्ज है ये भी इस चार्ज को रिपेल करेगा इधर, और ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये बाकी दोनों लगा रहे थे इंडिविजुअली, है ना। तो हमने क्या किया कि सेंट्रॉइड पर जो चार्ज रखा गया है, इस चार्ज पर बाकी जितने भी चार्जेस थे, यहाँ पर 3 चार्जेस थे, सबके कारण से इंडिविजुअली फोर्स निकाला। अब इंडिविजुअली जो फोर्स निकाला है इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, F की वैल्यू निकाल लेते हैं। F की जो वैल्यू आएगी वो आएगी K, एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है, यानी कि Q इंटू Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर। तो ये सेपरेशन कितना आएगा, ये जो साइड लेंथ है ये दिया गया है L, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो टोटल 60 डिग्री होता है, जिसमें से ये हाफ एंगल 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। तो ये जो साइड है इसका कॉम्पोनेंट निकालते हैं इधर, है ना, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इसका कॉम्पोनेंट आएगा इधर L cos 30, है ना, L cos 30। और हमें पता है कि जो सेंट्रॉइड है इस लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये 2 टाइम्स होगा और ये 1 टाइम्स, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2/3, मतलब इसका 2/3 होगा ये वाला डिस्टेंस, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन। तो ये हो गया
Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये F की वैल्यू होगी, है ना। तीनों फोर्स इक्वल होंगे। अब इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो तीनों फोर्स आप देखेंगे कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल जो आएगा 120 डिग्री आएगा, ये वाला भी 120 डिग्री आएगा और ये वाला भी 120 डिग्री आएगा। मतलब ये हुआ कि टोटल 360 होता है। तो ये तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 120 120 120। तो तीनों को अगर मैं ऐड करूं, है ना, कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं, जैसे एक फोर्स जो है F, ये वाला ऐसे जा रहा है, उसके बाद एक इधर जा रहा है ऐसे, है ना, कुछ इस तरह से। तो इनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल है 120, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसके और इसके बीच का एंगल 120 था यहां पर, है ना। इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करके देख सकते हैं आप। तो ये 120 है तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक। और ये वाला जो है ये सीधे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ इस तरह से ऐसे। तो ये वाला डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल भी 120 डिग्री है ना। ये वाला F और ये वाला F के बीच का एंगल 120 डिग्री है यहाँ पर, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल भी 120 डिग्री होगा। तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि तीनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है। हमें पता है कि वेक्टर का जो लेंथ होता है मैग्नीट्यूड बताता है। तो चूंकि मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल है, तो तीनों का लेंथ तो इक्वल होना चाहिए, तीनों का एंगल बराबर है ना। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो वेक्टर एडिशन का जो रूल है कि फ्री टेल और फ्री हेड को ज्वाइन करते चलते हैं। तो पहले वेक्टर का फ्री टेल यहां पर, फ्री हेड यहां पर, दूसरे वेक्टर का टेल हेड से मिल गया और हेड यहां पर आ गया, है ना। तीसरे वेक्टर का टेल यहां पर, हेड यहां पर। तो देख सकते हैं कि ये एक फ्री टेल था पहले वाले वेक्टर का, है ना, और जो तीसरा वेक्टर है उसका फ्री हेड यहां पर है ना। फ्री हेड और फ्री टेल जो है एक ही जगह पर आ गए, कोइंसाइड कर गए। इसका मतलब इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि तीनों वेक्टर का जो सम है वो 0 हो गया। एक और तरीका है, सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल इक्वल है ना, इसलिए वैसे भी कर सकते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ये F है, इस F का कंपोनेंट ऊपर निकालूं तो आएगा F cos 60 यानी F/2। इसका कंपोनेंट इधर F/2, इसका भी F/2, F/2 F/2 F, और ये F कैंसिल हो जाएगा। इसका कंपोनेंट इधर आएगा F sin 30, इसका भी F sin 30, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होकर के 0 है। तो इनको कैंसिल करने के कई सारे तरीके हैं। एक ये भी तरीका है, कंपाउंड निकाल कर भी कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, इसलिए कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जो सेंट्रॉइड पर चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल भी इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कंसीडर द चार्जेज Q, Q एंड -Q। 3 चार्ज है, ये भी Q है, ये भी Q है और ये -Q है, प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। देखेंगे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है मैंने, ऊपर -Q चार्ज है और यहां पर दोनों पर Q चार्ज है, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूं इस पर, है ना, इसको मान लेते हैं कि ये चार्ज 1 है, तो ये वाला चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा इधर, है ना, और ये वाला जो चार्ज है ये भी अट्रैक्ट करेगा इसको इधर, ठीक। मान लिया साइड लेंथ जो है वो L है, ठीक है। तो ये जो फोर्स आएगा इधर, ये फोर्स आएगा KQ²/L²। यहां पर जो फोर्स आएगा ये भी उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन चार्ज जैसे यहां पर है वैसा ही यहां पेयर में भी है ना। तो ये फोर्स भी उतना ही आएगा। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बीच में कहीं आना चाहिए। ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री। तो अगर ये कहें, इसको मैं मान लेता हूं कि फोर्स F1 है ना,
तो F1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर निकाल लेंगे तो यह आएगा F cos 30, F cos 30 इसका भी आएगा, F cos 30 इसका भी आएगा, तो ये 2F cos 30 आ जाएगा और इधर वाला जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। F sin 30 इसका, F sin 30 इसका कैंसिल हो जाएगा और इधर cos 30 वाला ऐड हो जाएगा तो 2F cos 30 हो जाएगा इधर, है ना। तो ये जो है F1 के एक्चुअली में इक्वल है, तो लिखा जा सकता है 2 इंटू F का वैल्यू रखेंगे k क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी F1 का जो वैल्यू है ये हो गया √3 k क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और डायरेक्शन जो है सेंट्रॉयड की तरफ होगा, है ना। इसी तरह से आते हैं इस चार्ज पर। इस चार्ज पर देखेंगे कि ये निगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा F4 से, है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वल और अपोजिट फोर्स से, है ना। दो का इंटरेक्शन है, जैसे कूलम्स का थर्ड लॉ होता है वैसे ही। तो एक्शन रिएक्शन है, जितना ये उस पर फोर्स लगाएगा वो इतना इस पर भी फोर्स लगाएगा उल्टा डायरेक्शन में। तो इसने इस पर फोर्स लगाया उधर और ये वाला जो है इसको रिपेल करेगा इधर, उतने ही फोर्स है, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन भी L है, दोनों चार्ज भी बराबर ही है, बस साइन जो है चार्ज का यहाँ पर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें एक पॉजिटिव निगेटिव था, है ना। तो ये हो गया F, ये F, रिजल्टेंट जो है बिल्कुल बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 120 हो गया। अगर बीच में रिजल्टेंट है तो ये आधा 60 और ये भी आधा 60, तो इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर निकालेंगे। ये मान लिया फोर्स है F2, ठीक है। तो F2 का वैल्यू निकालेंगे, ये F का कंपोनेंट इधर F cos 60, F cos 60 और इसका भी कंपोनेंट इधर F cos 60 एंड 2F cos 60 ये आएगा और इन दोनों का कंपोनेंट इधर निकालेंगे F sin 60, इसका F sin 60 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया 2F इंटू cos 60 होता है 1/2, 2 कैंसिल। F की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है k क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो ये हो गया F2 फोर्स जो कि इधर की तरफ लग रहा है ना। इसके बाद आते हैं इस पर ये वाला जो चार्ज है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इधर, उतना ही F के इक्वल, जितना इसने उस पर लगाया था इधर उतना ही फोर्स ये लगाएगा इसके ऊपर उधर। अब ये चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा इधर F4 से ही, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी बिल्कुल बीच में आएगा। ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 120 होना चाहिए, रिजल्टेंट बीच में आता है तो ये दोनों भी 60-60 हो गए। तो F का कंपोनेंट इधर आएगा F cos 60 और इसका कंपोनेंट भी F cos 60, मैं इसको कहता हूं F3, ठीक है। तो F3 जो है इसको लिखा जा सकता है 2F cos 60, बिल्कुल इतना ही आ गया, तो 2 इंटू F इंटू 1/2, यानी कि ये भी आ गया F k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ठीक। अब अगर सारे फोर्सेज का रिजल्टेंट निकालें, मतलब पूरे सिस्टम पर फोर्स निकालना हो, सम ऑफ फोर्सेज ऑन द सिस्टम, ये 0 आ जाएगा, है ना। वैसे इसलिए 0 आएगा क्योंकि सारे फोर्सेज जो हैं एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इसने जितना उस पर लगाया था उसने इस पर भी उतना ही लगाया था, ये F और ये F कैंसिल हो गए। उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल अपोजिट लगा रहे हैं, इसने इस पर लगाया इधर और इसने उस पर लगाया इधर, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब इनकी बात करते हैं, तो इसने उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाया था ये F और इसने इस पर फोर्स लगाया था अट्रैक्टिव फोर्स इधर, तो ये वाला F और ये वाला भी कैंसिल हो गए, है ना। तो हर दो पेयर की बात करें तो सारे फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, है ना, और इसलिए पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि नाम है उसके हिसाब से तो ये समझ में आता है
कि ये कोई स्पेस है, ऐसा स्पेस है जिसके अंदर अगर किसी तेज चार्ज को, किसी छोटे से चार्ज को रखा जाए तो वो तेज चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को या इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकता है ना। लेकिन जिस तरह से अगर कोई स्पेस में साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना, तो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, किसी पॉइंट पर आप जाकर सुनेंगे तो साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसी पॉइंट पर आप सुनेंगे तो साउंड की इंटेंसिटी कम होगी। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट होता है, किसी पॉइंट पर कम होता है, किसी पॉइंट पर ज्यादा होता है। तो एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और कई जगह पर सिंपली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो मतलब हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मतलब तो स्पेस भी हो गया, लेकिन कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है ना। तो अगर उसके स्ट्रेंथ को डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, मतलब हम बात करते हैं किसी स्पेस में, किसी फील्ड में, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना हो, उसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। तो वो यहां पर डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। जैसे अगर हम लोग कहें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ठीक है। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मैं एक मान लेता हूं कोई पॉइंट चार्ज है ना, ये जो है एक पॉइंट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, मतलब इसके सराउंडिंग में जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रखा है। इस स्पेस में कहीं भी कोई दूसरा चार्ज या कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे तो उस पर ये फोर्स लगाएगा। इस फील्ड के बाहर उस टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो जितने स्पेस में ये फोर्स लगा सकता है उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इस स्पेस के अंदर भी डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो Q है यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक स्मॉल q चार्ज रखता हूं, तो ये जो सोर्स चार्ज है इसको मैं कहता हूं टेस्ट चार्ज, है ना। ये जो टेस्ट चार्ज है इस पर ये फोर्स लगाएगा, किधर फोर्स लगाएगा, इधर, ठीक है। तो जिस इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये आ जाएगी K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है ना, यहां पर क्या बताया गया कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, वो भी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू एफ, ई का वैल्यू ये था, उसमें Q से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर, है ना। अब ये जो डिफिनीशन बताया गया है, इस डिफिनीशन में दो चीजें ध्यान देने वाली है। एक तो ये है कि यूनिट और पॉजिटिव चार्ज लिया गया, साथ में ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा ही स्मॉल होना चाहिए। अगर ये स्मॉल नहीं होगा, बड़ा होगा, तो क्या करेगा, ये जो चार्ज है, जो ओरिजिनल सोर्स चार्ज है, इसका जो अरेंजमेंट है, इसका जो सिस्टम है, उसको जो है ये बिगाड़ सकता है, इधर उधर कर सकता है। और इधर उधर करने से किसी पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ होना चाहिए हो सकता है वो चेंज हो जाए, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। इसलिए जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल लिया जाता है। पॉजिटिव और यूनिट और पॉजिटिव क्यों लिया जाता है ना। कहा जाता है कि अगर ये यूनिट रहेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहेगा, तो अगर यूनिट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के बराबर बता देगा। Q का वैल्यू अगर इसमें कहें, इसमें Q का वैल्यू 1 कर देंगे आप, स्मॉल q का,
मतलब यूनिट रखने का मतलब Q का वैल्यू 1 रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर वैल्यू आ जाएगा, फोर्स जो है KQ/R²। पॉजिटिव इसलिए रखा गया है क्योंकि ये डायरेक्शन भी सही बताएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आएगा, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे तो। अगर बाय चांस ये निगेटिव चार्ज होता तो फोर्स ये उस पर इधर की तरफ लगाता, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लगता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेने से कभी भी किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहां पर रखेंगे, है ना। तो जैसे यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो ये उस पर फोर्स किधर लगाएगा, राइट वर्ड डायरेक्शन में, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट वर्ड डायरेक्शन में है। अगर मुझे पता करना हो कि यहां पर फील्ड का डायरेक्शन किधर है तो मैं यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही आएगा। तो पॉजिटिव इसलिए लिया गया है ताकि फोर्स के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आए, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स आ जाए इसलिए। और टेस्ट चार्ज का मतलब ये हो गया कि स्मॉल चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली में इस फील्ड की प्रॉपर्टी है। ये जो हमने टेस्ट चार्ज लाया है इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्यूब से इंडिपेंडेंट है। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड is the property of point inside it. It is independent of test charge, है ना। टेस्ट चार्ज हम कुछ भी रखें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर उतना ही रहेगा। अगर मुझे किसी पॉइंट पर फोर्स निकालना हो, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे, जो टेस्ट चार्ज होगा Q और जिस पॉइंट पर हमें उस पर फोर्स निकालना है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये फोर्स निकल जाएगा। मतलब ये है कि अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो जब यहां पर मैं फोर्स निकालूंगा यहां पर, तो ये लूंगा Q और यहां का स्ट्रेंथ लूंगा E1, है ना। यहां पर स्ट्रेंथ अलग हो सकता है इसके कारण से, यहां पर अलग हो सकता है। अगर मुझे यहां पर फोर्स निकालना होगा, मतलब इस पॉइंट पर, यहां पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखता हूं और उस पर फोर्स निकालना है तो लिखूंगा चार्ज Q और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है E2, है ना। तो इस स्पेस में डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकता है। तो जिस पॉइंट पर हम लोग चार्ज रखते हैं इस पर फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, इस चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हो गया टेस्ट चार्ज, और जिस पॉइंट पर इसको रखा गया चार्ज को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पर फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस स्पेस में जो भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स की प्रॉपर्टी है। फोर्स जरूर जो है दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी होगी, उस पॉइंट की भी प्रॉपर्टी होगी साथ में इस चार्ज की भी प्रॉपर्टी होगी, है ना, क्योंकि पॉइंट चेंज करने से फोर्स चेंज हो जाएगा या ये चार्ज चेंज करने से भी फोर्स चेंज हो जाएगा, है ना। तो फोर्स जो है उनकी कंबाइंड है, लेकिन अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की तो स्पेस में उस पॉइंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो फोर्स हो गया इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा, ठीक है।